हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य राजस्थान। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने सिंधु सभ्यता के वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, तीनों वीडियो में मैंने संपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, आप एक बार देखिए। और जल्दी मैं इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो लाने वाला हूँ। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, वेदों की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता थी, आपको याद होगा। उसी प्रकार से वैदिक जो सभ्यता है ये ग्राम्य सभ्यता थी और लोह युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जहाँ नगरीय थी और कांस्य युगीन थी, वहीं यह लोह युगीन और ग्राम्य सभ्यता थी। आर्य जो शब्द है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका जो उल्लेख हो 33 बार आया है ऋग्वेद में, याद रखिएगा आप। लेसेन महोदय हैं, इन्होंने हिस्ट्री ऑफ एशिया एक पुस्तक लिखी है। लेसेन, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एशिया बुक है, उसमें एक लेसन है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्य जो है ये एक जाति है आर्य। तो बहुत सिंपल है, हिस्ट्री ऑफ एशिया बुक का नाम है, उसमें एक लेसन है और उस लेसन में आर्यों को क्या बताया गया है दोस्तों, जाति के रूप में मान्यता दी गई है। ऋग्वेदिक काल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। दो काल में बांटा गया है वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का जो समय है दोस्तों, ये है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, यह जो समय है इसका निर्धारण किया है विंटर नित्ज महोदय ने। याद रखिएगा, विंटर से याद रह सकता है कि सर्दियों में इसका नामकरण संस्कार हुआ। तो जो विंटर नित्ज महोदय ने ये जो काल निर्धारण ये किया है, याद रखिएगा आप। यह सभ्यता ग्राम्य थी, पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, ये एक जगह बहुत ज़्यादा नहीं टिक करके रहते थे, तो पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय था। एक ईरानी पुस्तक है दोस्तों, जैन अवेस्ता, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत बार। जैन अवेस्ता जो पुस्तक है, इसमें ऋग्वेद का साम्य किया गया है, मतलब जो मैटर है ऋग्वेद का वो और जैन दवेस्ता का ये कुछ समान है। ठीक है दोस्तों, सिंधु यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। याद रखिएगा, सिंधु नदी ऋग्वेदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सरस्वती नदी जो है ये वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी। महत्वपूर्ण और पवित्र में दोनों में फ़र्क है दोस्तों। महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर था, और पवित्र जो नदी है वो कहा गया है सरस्वती को। सरस्वती नदी को दोस्तों कहा गया है नदी तमा। नदी तमा से आशय है कि ऐसी नदी जो श्रेष्ठ है, नदियों में श्रेष्ठ। ठीक है, और एक ब्राह्मणों में जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण क्या है दोस्तों, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मणों में जो है ये एक विंसन नाम का स्थान बताया है जहाँ पर ये नदी लुप्त होती है, सरस्वती नदी। तो विंसन याद रखिएगा। विंसन को याद कैसे कर सकते हैं हम दोस्तों, विंसन से एक शब्द है विनाश। ठीक है, विनाश। तो सरस्वती जो नदी है इसका विनाश होता है ब्राह्मणों के अनुसार, तो विनाश से क्या हो जाएगा, विंसन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ थी। गंगा जो नदी है, जिसे हम आज सबसे पवित्र नदी मानते हैं, मात्र एक बार उसका उल्लेख हुआ है। यमुना जो नदी है, इसका मात्र 3 बार उल्लेख हुआ है। गोमती एक नदी है दोस्तों, 10वें मंडल में एक नदी सूक्त दे रखा है, वहाँ गोमती नदी का नाम आता है। ठीक है, गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार, गोमती नदी का 10वें मंडल में वर्णन है। इसके अलावा जो सप्त सिंधु प्रदेश है, इसमें ये 7 नदियाँ आती थी दोस्तों। देख लीजिए आप बहुत अच्छे से, परीक्षाओं में कई बार ये पुराने नाम पूछे जाते हैं नदियों के। तो सबसे पहले सिंधु, तो आज भी सिंधु ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वितस्ता जो नदी है दोस्तों, ये है वर्तमान झेलम। याद रखिएगा, झेलम। ठीक है दोस्तों, झेलम नदी है, ये है वितस्ता कहलाती थी। अस्किनी जो नदी है, ये वर्तमान की चिनाब नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, चिनाब। अस्किनी, चिनाब, साथ याद कीजिए आप, 2-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अस्किनी, चिनाब। परुष्णी जो नदी है, रे से निकाल लीजिए, रावी। विपाशा थोड़ा इजी है, विपाशा नदी कहते हैं व्यास को। शतुद्री भी सिंपल है। सतलज नदी को क्या कहा जाता था, शतद्रु। और सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो 7 नदियां हैं, ये इनका जो क्षेत्र है यह सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो अब इनको हम याद कैसे करें, तो ये एक तरीके से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो जाता है यहाँ क्लियर। तो जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं दोस्तों, सबसे ऊपर जो नदी है आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर जो नदी है सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी के नीचे झेलम नदी बह रही है, और जो झेलम नदी है यह
चिनाब नदी की सहायक नदी है। चिनाब नदी के नीचे की तरफ जो नदी है वो है रावी नदी। ठीक है दोस्तों, रावी और उसके बाद व्यास और उसके बाद सतलज। इस प्रकार से 6 नदियाँ प्रमुख हैं ये, और ये इनका जो अपवाह क्षेत्र है ये सिंधु बेसिन कहलाता है, क्योंकि सिंधु नदियाँ, सिंधु का अपवाह क्षेत्र है। और सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो चिनाब है दोस्तों। सिंधु नदी मानसरोवर से निकल के जाती है और लेह नामक जो शहर है इसके दाएं किनारे पे स्थित है। ये कभी हम हो सकता है अगर कभी पढ़ें तो बाद में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे, लेकिन इतिहास से जुड़ा हुआ है इसलिए आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा था और उत्तर से दक्षिण में इन नदियों का क्रम क्या था। तो याद रखना बहुत ईजी है दोस्तों। एक सूत्र में बताता हूँ आपको। सिंधु नाम की एक लड़की है, उसके कुछ चोट लगी, वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा सिंधु झेल चीरा। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी सबसे ऊपर, और इसके नीचे जो झेलम नदी है दोस्तों, झेलम, और उसके नीचे फिर आ जाएगा, ची से आ गया चिनाब और रा से आ गया रावी। ठीक है, सिंधु झेल चीरा 4 नदियाँ हो गई। फिर रावी से आप वह निकाल लीजिए, वह से व्यास बन जाएगा, सह से आप सह निकाल लीजिए, सह से सतलज बन जाएगी। इस प्रकार से ये जो 6 नदियाँ हैं इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप कभी कंफ्यूज ना हो, उत्तर से दक्षिण की ओर यदि क्रम कभी भी पूछा जाए तो सिंधु झेल का मतलब क्या, झेलम, क्या झेलना है सिंधु को, चीरा, ची से आ गया चिनाब और रा से आ गया रावी, रावी का वह निकाल लीजिए व्यास, और सह का सह निकाल लेंगे व्यास का तो सतलज। इस प्रकार से क्रम है। तो इस प्रकार से जो आर्य हैं ये सप्त सिंधु प्रदेश में बसे सबसे पहले। इसके बाद में वो आए ब्रह्मवर्त प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि और मध्य देश और आर्यावर्त, ये क्रम से बस रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में थे, फिर ये आए ब्रह्मवर्त प्रदेश कहलाता था। सरस्वती और द्वस्वती नदी के मध्य जो क्षेत्र है ये ब्रह्मवर्त कहलाता था। याद रखिएगा, ब्रह्मवर्त में कौन सा क्षेत्र आता था, सरस्वती और द्वस्वती जिसे हम घग्गर भी कहते हैं आज, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था दोस्तों, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ब्रह्मवर्त के बाद में आते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मर्षि से हम, ब्रह्मर्षि का मतलब हो गया ब्रह्मा के ऋषि या ब्रह्म ऋषि जैसे कुछ, तो बहुत पवित्र शब्द है, तो पवित्र है तो ब्रह्मर्षि में आप पवित्र नदियाँ रख दीजिए 2, गंगा और यमुना। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा याद करना सिंपल हो जाएगा। ब्रह्मर्षि मतलब बहुत पवित्र शब्द है, तो पवित्र नदियों को ले आएंगे हम। गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, यह ब्रह्मर्षि प्रदेश कहलाता था। दोआब प्रदेश किसे कहते हैं, बात यह आती है, तो दोआब प्रदेश किसे कहेंगे दोस्तों, 2 नदियों के मध्य का जो भाग है उसे दोआब कहते हैं। पंजाब इसी तरीके से बना हुआ है, पंजाब, पंज प्लस आब, तो पंजाब 5 नदियों के बीच, 5 नदियों की भूमि है, इसलिए वो पंजाब कहलाता है। तो दोआब के क्या है दोस्तों, गंगा और यमुना के जो मध्य का भाग था उसे आर्यों ने क्या संज्ञा दी, ब्रह्मर्षि प्रदेश। इसी प्रकार से हिमालय और विंध्याचल पर्वत, उत्तर में हिमालय और मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत है, इनके बीच की भूमि को उन्होंने कहा मध्य देश। तो हिमालय और विंध्याचल के मध्य में क्या था, मध्य देश। तो ये भी बहुत सिंपल है। और इन सबको मिला करके सामूहिक रूप से क्या संज्ञा दी दोस्तों, आर्यावर्त। याद रखिएगा, आर्यावर्त संपूर्ण जो क्षेत्र है इसे कहा गया आर्यों के द्वारा। और हिमालय पर एक चोटी का भी उल्लेख है, मुजवंत, जो कि सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। सोमरस एक पेय पदार्थ था जो कि नशीला पदार्थ था, जिसे आर्य अपने आमोद प्रमोद में काम में लेते थे। अब दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो मैं आगे बता रहा हूँ, और आपको साथ साथ ही याद भी करना है, और मैं याद करवाऊँगा आपको साथ साथ। तो देखिए कैसे, सबसे पहला जो मत है कि ये कहाँ से आए थे, किस स्थान से आए थे, उनके अलग अलग मत हैं। सबसे पहले जो मत वो लेते हैं हम दोस्तों, मध्य एशिया। मध्य एशिया का मत किसने दिया, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर, मैं से मध्य एशिया, तो ये मत किसने दिया, मैक्स मूलर ने। और इन्होंने 2 उदाहरण दिए, एक तो जैन अवेस्ता, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ईरान की पुस्तक है जिसका ऋग्वेद से साम्य है, एक तो ये उदाहरण बताया। दूसरा वो कह रहे हैं कि बोगोज कोई जो अभिलेख है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के निवासी थे। बोगोज कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, मैं आपको बता देता हूँ। बोगोज कोई नामक स्थान ईरान में है, और यहाँ पर 1400 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा समय, 1400 ईस्वी पूर्व हित्ती और मितानी दो शासकों के बीच में युद्ध हुआ। हित्ती शासक था एक,
और एक मित्तानी शासक था जो उनकी जाति के नाम है, तो उनके मध्य युद्ध हुआ। और युद्ध के बाद में जब संधि हुई तो संधि में आर्य देवता गए 4, और 4 आर्य देवता कौन से गए ये भी परीक्षा में खूब पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। कौन से थे? इंद्र, वरुण और मित्र और नास्त्य। इंद्र और वरुण दोनों गए कि तुम तो मित्र मित्र हो, इसलिए एक दूसरे का नाश मत करो। इस प्रकार से इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य, इनका उल्लेख है बोगज कोई अभिलेख में, याद रखिएगा। इसके बाद में जो दूसरा मत है वो देता है दोस्तों हंगरी और डैन्यूब प्रदेश। बताया किसने? बताया गाइल्स ने। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गाय है दोस्तों वो क्या है इस कोरोना के काल में? क्या है? हंगरी है। हंगरी का मतलब क्या हो गया? भूखी है। तो गाय कैसी है दोस्तों? हंगरी। तो हंगरी प्रदेश किसने कहा? गाइल्स ने। जर्मनी, जर्मनी वालों के जो दिल है होते हैं दोस्तों वो पिंक पिंक होते हैं, बहुत अच्छे दिल होते हैं, पिंक दिल के होते हैं। तो जर्मनी जो बताया वो किसने बताया दोस्तों? पेंका और हर्ट। तो पिंक हर्ट किसके होते हैं दोस्तों? जर्मनी वालों के। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा ये। तो जितना हम अलग तरीके से याद करेंगे दोस्तों, जितना हट करके याद करेंगे वो उतना जल्दी याद होता है। तो जर्मनी वालों के जो हर्ट हैं वो कैसे हैं? पिंक हैं। तो पेंका और हर्ट ने क्या कहा? जर्मनी प्रदेश बताया आर्यों का। और इन्होंने 2 उदाहरण दिए, एक तो कि जर्मनी वालों के बाल जो हैं ये भूरे होते हैं, आँखें आज भी जर्मनी वालों की नीली होती हैं, आर्य भी नीली आँखों के थे। तो ये कुछ जो तर्क है ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। इस प्रकार से एक प्रदेश उन्होंने बताया स्केवेंडिया। स्केवेंडिया एक प्रदेश है जर्मनी में। तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ये जो प्रदेश है ये बहुत आदिकाल से वैसा ही रह रहा है और आर्यों की जैसी भाषा यहाँ बोली जाती है। पर ये मत जो है ये अभी स्वीकार नहीं किया गया। फिर दोस्तों बात करते हैं दक्षिणी रूस एक स्थान है, ये आर्यों का किसने बताया? नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ने। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? नेहरू जी रूस गए और वो जैसे कि किसी भी देश में जाते थे तो वो गार्डन में ज़रूर जाते थे और चाइल्ड से ज़रूर मिलते थे। तो रूस गए तो रूस में कौन गए? नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड। तो रूस में कौन गए? नेहरू। और गार्डन में कौन मिले? चाइल्ड। तो नेहरिंग और गार्डन चाइल्ड ये कहाँ का बताते हैं दोस्तों आर्यों को? दक्षिण रूस का। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो प्रदेश है ये बताया तिलक महोदय ने, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, जब इन्हें जेल में डाल दिया गया था मांडले बर्मा में, तो इन्होंने बैठे बैठे सोचा कुछ पुस्तकें लिखते हैं। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछते हैं। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये जो पुस्तक है ये तिलक ने लिखी। और वहाँ उन्होंने कहा है कि जो आर्य हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे। और इसका इन्होंने क्या प्रमाण दिया कि वेदों में एक शब्द है दीर्घ उषा। दीर्घ उषा का मतलब होता है कि बड़ा, मतलब दिन भी 6 माह के, रात भी 6 माह की। तो इस प्रकार से उन्होंने अर्थ लगा लिया और उन्होंने कहा कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। और जैसे कि मैंने दोस्तों कक्षा 7 के पाठ में पढ़ा रखा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। ध्रुवों को बारे में मैंने वहाँ बताया था। इस प्रकार से तिलक महोदय ने बताया उत्तरी ध्रुव। ब्रह्मर्षि प्रदेश बताया दोस्तों गंगानाथ झा। और ब्रह्मर्षि देखो 2 जगह काम में आ रहा है दोस्तों, कैसे? ब्रह्मर्षि जो प्रदेश था ये कौन सा था? गंगा और यमुना का। ब्रह्मर्षि पवित्र शब्द है तो गंगा और यमुना भी पवित्र है। ऐसे ही ब्रह्मर्षि वापस पवित्र शब्द है, तो ये किसने बताया दोस्तों? गंगा, फिर गंगा आ गई पवित्र, तो गंगानाथ झा। तो 2 जगह 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं केवल इसी से। ब्रह्मर्षि प्रदेश, गंगा याद कर लीजिए आप, ब्रह्मर्षि पवित्र है, गंगा भी पवित्र है, ठीक है दोस्तों। सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि हमने अभी देखा 7 जो नदियां हैं, ठीक है, सिंधु, झेल, चीरा और रा से फिर रावी बनती है, वैसे व्यास और से सतलज और सरस्वती। ये जो प्रदेश है किसने बताया? अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। सीजे रोड इन्होंने बताया बैक्टीरिया। सीजे रोड ने बताया बैक्टीरिया, ये बहुत ईजी याद करना। रोड पर क्या है आजकल? बैक्टीरिया और वायरस हैं, तो हमें बहुत बच के चलना चाहिए। तो रोड पर क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का ये हो गया कि बैक्टीरिया जो प्रदेश है किसने बताया? सीजे रोड ने।
तिब्बत प्रदेश बताया है दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। तिब्बत जो कि भारत से लगा हुआ प्रदेश है, चीन और भारत के बीच बफर देश था, बफर स्टेट था पहले, लेकिन आजकल चीन का आधिपत्य है। तो तिब्बत प्रदेश किसने बताया दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने। मध्य देश बताया राज्य बली पांडेय ने। मध्य देश बताया राज्य बली पांडेय ने। मध्य देश हम पहले ही पढ़ चुके हैं, देखिए मध्य देश कौन सा था? हिमालय और विंध्याचल के मध्य की जो भूमि थी वो मध्य देश। तो मध्य देश जो आर्यों का मूल निवास है वो किसने बताया? राज्य बली पांडेय ने। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बिल्कुल मध्य में बलि दी जाती थी आर्यों के काल में। फिर है कश्मीर प्रदेश बताया है दोस्तों LD कल्ल ने। कैसे आप कश्मीर को ऐड कर लीजिए, बहुत इजी है। कल्ल कश्मीर, कल्ल कश्मीर, कश्मीर किसने बताया? कल्ल ने, ठीक है। देविका प्रदेश बताया दोस्तों, देविका और मुल्तान जो प्रदेश है ये बताया DS त्रिवेदी ने। डी से देविका और डी से ही DS त्रिवेदी, ठीक है। पामीर के पठार, ये जो आर्यों का स्थान ये बताया एडवर्ड मेयर ने। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मेयर है ये इतना सनकी है कि ये पठार पर बैठ करके अपना ऑफिस चलाता है। पामीर के पठार पे बैठ करके अपना ऑफिस चलाता है, वहाँ उसने टेबल रख रखी है। तो एडवर्ड मेयर ने क्या बताया दोस्तों? पामीर का पठार। पामीर के पठार पे बैठ करके ये जो एडवर्ड मेयर हैं ये अपना प्रशासन चलाते हैं। तो पामीर का पठार किसने बताया? एडवर्ड मेयर ने। इस प्रकार दोस्तों कुछ और नदियाँ यहाँ उल्लेख है ऋग्वेद में। गोमल, कुभा, काबुल नदी, गोमल गोमती नदी, सदा नीरा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। सदा नीरा जो नदी है ये गंडक नदी को कहा जाता था। गंडक जो वर्तमान में नदी है, सदा नीरा, इसका उल्लेख हम पढ़ेंगे आगे ऋग्वेदिक काल में। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सदा नीरा नदी तक आकर के आर्यों का विस्तार रुक गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा वेदों के बारे में परिचय कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो प्रमुख 4 वेद हैं, सबसे पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो मंत्र है उन्हें ऋचा कहा जाता है और ऋग्वेद का जो ऋचाओं का वाचन करते हैं उन्हें होता कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंडल है इनकी संख्या 10 है। कई बार परीक्षा में सीधा ही उठा के पूछ लेते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 10। और जो सूक्त हैं ऋग्वेद में वो हैं 1028 सूक्त। और जो ऋचाओं की संख्या कुल मिला के है वो है 10,580। यहाँ ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि जो मंडल 2 और 7, 2 से जो 7 तक के मंडल है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराने हैं, याद रखिएगा। और जो मंडल 10 है वह सबसे नया मंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। मंडल 2 से 7 तक प्राचीन और जो 10वां मंडल है वो सबसे नया है। और ऋग्वेद में 2 जो प्रमुख उक्तियां हैं, एक तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है और अस्तो माँ सदगमय, अस्तो का मतलब है असत्य से सत्य की ओर मुझे ले चलें। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रमुख उक्तियां हैं ये दोनों ऋग्वेद से ली गई हैं। और इसके जो 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो प्राचीनतम हैं, 10वां जो मंडल है वो सबसे नया है। इसके बाद सामवेद देखते हैं दोस्तों। सामवेद जो है ये गायन से संबंधित है। इसका जो वाचन करने वाले हैं वो उद्गाता। तो यहाँ हम बहुत सिंपल है, सामवेद यदि हम गायन याद रख सकते हैं तो गायन कौन करता है? गाने वाले उद्गाता। इसमें 1801 मंत्र हैं जिनमें 75 ही नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह काव्यात्मक वेद है। तो कई बार परीक्षा में सीधा पूछ लेते हैं कि काव्यात्मक वेद कौन सा है, तो सामवेद। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। सामवेद केवल गायन से संबंधित है और नाचने गाने में जो विश्वास रखते हैं उनको इतिहास से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऐतिहासिक महत्व इस वेद का नहीं है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और कर्म कांड बताए गए हैं। यजुर्वेद के जो वाचन करने वाले हैं इन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। तो यजु और अध्वर्यु इसमें साम्यता है। इसमें 40 मंडल हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। 0 का उल्लेख सबसे पहले यहाँ मिलता है। और इसका जो 40वां और जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्योपनिषद भी कहलाता है। ये परीक्षा में कई बार आ जाता है। जो 40वां और जो अंतिम अध्याय है वह ईशावास्योपनिषद कहलाता है। चौथा और जो अंतिम वेद है वो अथर्ववेद, उसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। यह जो वेद है तंत्र मंत्र और लोकाचार, यदि हम झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र ऐसा या लोकाचार से संबंधित परीक्षा में पूछा जाएगी कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद। इसमें 20 मंडल हैं,
731 सूक्त हैं और 600 मंत्र हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वेदों के उपवेदों की, जो कई बार सीधे ही परीक्षा में मिलान के आ सकते हैं या परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। यदि मैं कहूँ कि सबसे पहला वेद कौन सा है तो आप कहेंगे ऋग्वेद। यदि मैं कहूँ कि सबसे पहला आपको ये उपवेद कौन सा याद है तो आपको आयुर्वेद ध्यान में है, तो सीधी सी बात है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। ठीक है। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। तो जो गंधर्व जो लोग हैं ये गायन वादन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और नारद जी हैं वो आपने देखा होगा हमेशा ही गायन वादन में रत रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और नारद जो हैं ये इसके प्रवर्तक हैं। यजुर्वेद जैसे कि मैंने बताया धनुर्वेद इसका उपवेद है, तो यजुर और धनुर थोड़ा सा इजी पड़ेगा याद करने में, और इसके प्रवर्तक हैं विश्वामित्र। धनुर्वेद का वह निकाल लीजिए, यजुर्वेद का वह निकाल लीजिए, इस प्रकार से विश्वामित्र इसके प्रवर्तक हैं। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये सामाजिक लोकाचार से संबंधित है, तो शिल्प वेद सामाजिक लोकाचार से संबंधित है, तो इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? विश्वकर्मा। इस प्रकार से ये उपवेद हैं। इसके बाद इन वेदों के ब्राह्मण बताए गए हैं। ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ऋग्वेदों की व्याख्या करने के लिए जिनकी रचना की गई, जो रचनाएं की गई उन्हें ब्राह्मण कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दोस्तों वो याद रखिएगा कि ये जो ब्राह्मण हैं ये गद्य में रचे गए हैं। गद्य का मतलब कविताओं में या श्लोकों में नहीं, गद्यांश के रूप में या गद्य में रचे गए हैं। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसके ऋग्वेद के जो वेद ब्राह्मण हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकी। याद रखिएगा ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के जो ब्राह्मण हैं वो है पंचविश, षड्विश, समविधान और जैमिनीय। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं पंच, षड, सम, जैम। पंच, षड, सम और जैम किसके हैं? सामवेद के। शुक्ल यजुर्वेद जैसे कि मैंने दो भाग बताए इसके, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ। तो शुक्ल से शय और ये शय आप कनेक्ट कर सकते हैं, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय। इसको आप याद कर सकते हैं काला तोता। काला तोता, तो काला तोता किसका है दोस्तों? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। एक ही है तो ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का। शुक्ल यजुर्वेद का शत, शैसे शुक्ल, शैसे शतपथ। कृष्ण यजुर्वेद का काला तोता यानी कृष्ण जो यजुर्वेद है उसका तैत्तिरीय। पंच, षड, समजैम ये किसके हैं? सामवेद के। ऐतरेय कौशितकी सब में ही चलेंगे तो कुछ मुश्किल है नहीं इसको याद करना। अगला है ऐतरेय कौशितकी। आरण्यक है ऋग्वेद के। आरण्यक क्या है? आरण्यक जो है इनकी रचना भी वेदों को थोड़ा सरल करने के लिए की गई थी। आरण्यक जो शब्द हैं ये इनकी रचना अरण्य में की गई थी दोस्तों। अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों में रचना होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। और ऋग्वेद के आरण्यक हैं ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के आरण्यक हैं जैमिनीय या जिसे तवलकार भी कहते हैं। तो ये भी याद करना सिंपल है क्योंकि जैम पहले आ चुका, तो जैमिनीय। तो जिन्हें ब्राह्मण याद है उन्हें आरण्यक याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋग्वेद का ब्राह्मण और आरण्यक सेम है। सामवेद का ब्राह्मण केवल एक याद रखना है जैमिनीय, तो आपका काम हो जाएगा। ब्राह्मण याद रखेंगे तो आरण्यक याद हो जाएगा। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में 3 आरण्यक हैं, तो उसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए वन में गए और वन में जब यजुर्वेद पढ़ रहे थे तो एक बड़ा तोता है वो उनका मित्र बन गया। बड़ा तोता का मतलब हो गया बृहदारण्यक, तोता का मतलब तैत्तिरीय और मित्र का मतलब मैत्रायणी। इस प्रकार से तीनों याद हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है इसलिए इसको आराम से अलग याद रख सकते हैं हम कि यजुर्वेद जब आरण्यक पढ़ने वाले यजुर्वेद पढ़ रहे थे तो उनका बड़ा जो तोता है वो मित्र हो गया था। बड़ा से मतलब हो गया बृहदारण्यक, तोता का मतलब हो गया तैत्तिरीय और मित्र का मतलब हो गया मैत्रायणी। इस प्रकार से अथर्ववेद जो है उसका कोई भी आरण्यक नहीं है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछते हैं ऐसा कौन सा वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, तो उत्तर होगा अथर्ववेद। इसके बाद दोस्तों आती हैं स्मृतियाँ। स्मृतियाँ आप ध्यान रखना है, स्मृतियाँ जो हैं तो ये स्मृतियाँ वैदिक साहित्य में नहीं गिनी जाती, ये केवल इनकी व्याख्या करने के लिए माना गया है। इसके बाद एक शब्द आता है वेदांग। दोस्तों वेदों के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक बार मैं पुनः बोलता हूँ। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा जो है ये शब्दों के उच्चारण से संबंधित है, और प्राचीनतम शिक्षा का जो शास्त्र है वो है प्रातिशाख्य, याद रखिएगा। कल्प जो है, कल्प का मतलब हुआ कि जो वैदिक विधान से संबंधित जो नियम है वो कल्प में आएंगे। व्याकरण जो है इसमें संधि, समास आदि के जो नियम है उसका संग्रह है। पाणिनि की एक पुस्तक है दोस्तों, अष्टाध्यायी, ये सबसे प्राचीन पुस्तक है व्याकरण की, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, कई बार परीक्षा में पूछते हैं। निरुक्त, निरुक्त इसमें एक शब्द है उक्त, उक्त का मतलब आप कर लीजिए उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति दी गई है निरुक्त में। और जो वैदिक जितने भी शब्द है, कठिन शब्द, वो शब्द सारे निघंटु, एक संग्रह है निघंटु, उसमें संग्रह किए गए हैं। और इनकी जो व्याख्या है वो यास्क ने की है निरुक्त की रचना करके। तो निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। और इन्होंने क्यों की इसकी रचना? निघंटु के शब्दों की व्याख्या करने के लिए और शब्दों की उत्पत्ति बताने के लिए। अगला है दोस्तों छंद। छंद का सीधा सा मतलब है, हिंदी आप पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो इनके उच्चारण, गायन के साथ उच्चारण के लिए जो विधि है वो सब छंदों में दी गई है। अगला है ज्योतिष। ज्योतिष अंतिम वेदांग है, और ज्योतिष से संबंधित पुस्तकें हैं वो सभी इसमें दी गई हैं। लगध मुनि प्राचीन ज्योतिषाचार्य हैं। तो इस प्रकार 6 वेदांग हैं। व्याकरण की पुस्तक ध्यान रखनी है, अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा। शिक्षा का प्राचीनतम जो पुस्तक है वो प्रातिशाख्य है। इस प्रकार से 6 वेदांग हैं, वेदों के जो अंग हैं वो 6 बताए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।